सो बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 2, व्हेन एटीट्यूड्स प्रेडिक्ट बिहेवियर, यानी ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है कि आपके एटीट्यूड्स जो हैं वो बिल्कुल एन एटीट्यूड के मुताबिक आपका बिहेवियर हो जाए, यानी आपके एटीट्यूड्स और बिहेवियर कंसिस्टेंट हो जाएं। नंबर 1, द रीजन नाउ ऑब्वियस why our behavior and our expressed attitudes differ, यानी ऐसा क्यों होता है कि आपके एक्सप्रेस्ड एटीट्यूड्स बिल्कुल अलग होते हैं और आपका बिहेवियर उन एटीट्यूड से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो ये सवाल पूछा जा रहा है ऐसे क्यों होता है। इसका जवाब ये इज दैट बोथ आर सब्जेक्ट टू अदर इन्फ्लुएंसेस। इसका जवाब ये है कि दूसरे असरात भी होते हैं जिनकी वजह से ये दोनों अलग अलग होते हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म के इन्फ्लुएंसेस होते हैं, असरात होते हैं माहौल में, जिस वजह से आपको अपने एटीट्यूड्स के बिल्कुल मुखालिफ बिहेव करना पड़ता है। मेनी अदर इन्फ्लुएंसेस, यानी बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो। वन सोशल साइकोलॉजिस्ट counted 40 factors that complicate the relationship। ये बता रहा है कि एक सोशल साइकोलॉजिस्ट ने उन इन्फ्लुएंसेस को यानी काउंट किया कि वो कितने इन्फ्लुएंसेस हैं जिसकी वजह से एक पर्सन का एटीट्यूड और बिहेवियर अलग अलग होता है। तो उसने टोटल कितने यानी फैक्टर्स ढूंढे थे, 40 फैक्टर्स, यानी उसने कहा 40 फैक्टर्स यानी इंटरवेन करते हैं जिस वजह से आपका एटीट्यूड अलग होता है और आपका बिहेवियर अपने एटीट्यूड से डिफरेंट होता है। किस वजह से? इन 40 फैक्टर्स की वजह से, जिस वजह से उन दोनों की रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेट हो जाती है। नंबर 2, ऑन एनी ओकेजन, किसी भी मौके पर, इट्स नॉट ओनली आवर इनर एटीट्यूड्स दैट गाइड अस बट आल्सो द सिचुएशन वी फेस, यानी किसी भी मौके पर सिर्फ आपके ये अंदरूनी एटीट्यूड्स ही नहीं होते जो आपको गाइड करते हैं कि हाउ यू हैव, आपको किस तरह से अमल करना है इस सिचुएशन, इस यहाँ पे, बल्कि आपकी उस एटीट्यूड के साथ साथ जो सिचुएशन होती है वो सिचुएशन भी आपको गाइड करती है कि आपने किस तरह का बिहेवियर दिखाना है। इट मीन्स योर behavior is not only subject to your internal attitude, but many of the factors that are present in situation, they also guide, they also direct the nature of your behavior. Number 3, predicting people's behavior. Predicting people's behavior is like predicting a baseball or cricket player's hitting। यानी बेटा ये पॉइंट बहुत इजी यानी कि बताया गया है, अब इसको आप समझेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। कहते हैं प्रिडिक्टिंग पीपल्स बिहेवियर, यानी सामने वाले बंदे का बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना कि ये बंदा कैसा बिहेव करेगा। इज लाइक प्रिडिक्टिंग अ बेसबॉल और क्रिकेट प्लेयर्स हिटिंग, यानी आप क्रिकेटर हैं, उसकी हिट को आप प्रिडिक्ट करें कि भाई इस गेंद पे छक्का मारेगा नहीं मारेगा या नहीं मारेगा। बेटा सिर्फ और सिर्फ प्लेयर का जो है अंदर का इरादा ही काफी नहीं है, बैट्समैन जो होता है उसका इरादा ही काफी नहीं है कि मुझे छक्का लगाना है तो मैं छक्का लगाऊं। कई तरह की सिचुएशंस होती हैं जो उसके उस छक्का लगाने के प्रोसेस पर असरअंदाज होती हैं। फॉर एग्जांपल उसके सामने कौन सा बॉलर आया है, उसने कौन सी गेंद कराई है, उस वक्त पिच की क्या कंडीशन है, उस वक्त फील्ड किस तरह से खड़ी है, उस वक्त गेम का जो है यानी किस सिचुएशन में गेम है, लास्ट ओवर्स तो नहीं चल रहे, डिसाइसिव फेज में तो गेम नहीं आ गया है। तो कई फैक्टर्स होते हैं जो उसके उस हिटिंग के एक चीज पर असरअंदाज करते हैं। उसने अंदर से फील किया और सोचा कि मुझे छक्का लगाना चाहिए, अब ये बाहर से छक्का लगा तो नहीं देगा ना, इस सिचुएशन है वो इसको इस पर असरअंदाज होगी। इन सारे फैक्टर्स को उसको लड़ना पड़ेगा, उन फैक्टर्स को उसने काबू में कर लिया, फिर उसके अंदर वाली चीज बाहर में भी वाकई हो जाएगी। The outcome of any particular turn
at bat is nearly impossible to predict. यानी outcome of any particular turn at bat is nearly impossible to predict. यानी आप गेंद करवा रहे हैं और आप प्रिडिक्ट करेंगे भाई इस गेंद पे छक्का ही लगने वाला है, इट्स इम्पॉसिबल, यानी आप नहीं बता सकते. कई तरह के फैक्टर्स हैं जो दरमियान में आ जाते हैं. बिकॉज इट इज अफेक्टेड नॉट ओनली बाय द बैटर, यानी इस छक्के पर ना सिर्फ बैटर जो बैटिंग करने वाला बंदा है सिर्फ उसका ही यानी असर नहीं है, but also by what the pitcher throws and by a host of chance factors. यानी जो बॉलर है वो यानी किस तरह का बॉल फेंकता है, और भी कई तरह के जो है फैक्टर्स जो है वो इंटरवेन करेंगे. तो आपने देखा आपका एटीट्यूड और बिहेवियर एक जैसा क्यों नहीं होता, क्योंकि माहौल में जो सिचुएशन होती है उस सिचुएशन के अंदर जो मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं वो दरमियान में आ जाते हैं असल में. फॉर एग्जाम्पल क्लास में आपको टीचर कोई चीज समझाता है या हम आपको कोई चीज ये बता रहे हैं, अब आपसे पूछा जाता है बेटा आपने ये समझ लिया. अब अंदर से तो आपको आप खुद भी जानते हैं मैंने नहीं समझा है, ठीक है, लेकिन बाहर से आप नोटिंग करते हैं हाँ यस यस. क्यों ऐसा होता है, अंदर से अलग बाहर से अलग, क्योंकि सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि बाज़-औक़ात काफी टीचर जो हैं ये पूछते हैं और उनको जवाब ये यस वाला चाहिए. अगर नो वाला जवाब आएगा तो फिर वो डांट डिपट पे आ जाएंगे और वो फिर कभी कभी जातियात पे भी आ जाते हैं. तुम डल हो, ये हो, वो हो, तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, दूसरे बच्चों को समझ आता तुमको क्यों नहीं समझ में आ जाता. इस तरह की बातों से बचने के लिए आप हाँ कर देते हैं, आप डिफरेंट बिहेवियर कर देते हैं जो कि आपका एटीट्यूड होता है. तो ये एक फैक्टर मैंने आपको बता दिया. नंबर 4, people's general attitude toward religion. People's general attitude toward religion poorly predicts whether they will go to worship services during the coming week. यानी अब अंदर से हर बंदे से पूछें वो तो अपने मजहब को लाइक करता है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, लेकिन उसका जो अंदर का एटीट्यूड है वो इस चीज पर यानी बाहर के बिहेवियर को यकीनी नहीं बना पाएगा कि वो वाकई भी फिर मस्जिद में या चर्च में या मंदिर में जाएगा भी. ठीक है, बिकॉज अटेंडेंस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेदर. मौसम कैसा है, ज्यादा ठंड होगी तो बंदा थोड़ा सुस्त पड़ जाएगा, ज्यादा दूर होगी मस्जिद मंदिर या चर्च तो सुस्त पड़ जाएगा. द वर्शिप लीडर, कौन है इमाम जो लीड कर रहा है, हाउ वन इज फीलिंग, उसकी अपनी फीलिंग्स उस वक्त क्या है, ठीक है, बीमार है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, क्या है, ये सारे फैक्टर्स असरअंदाज करेंगे कि वो जिन चीजों पर वो बिलीव करता है कि हाँ मुझे नमाज पढ़नी चाहिए, मुझे ये इबादत करनी चाहिए, तो वो फिर उस पर अमल कर भी पाएगा या नहीं, ये फैक्टर्स जो हैं ये इसका तयन करेंगे. कॉन्सेप्ट नंबर 3, when does our behavior affect our attitudes. अब बेटा ये उल्टी बात आ रही है, पहले एटीट्यूड जो था वो असरअंदाज हो रहा था, ये एटीट्यूड असरअंदाज हो रहा था इस बिहेवियर पर, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि बिहेवियर जो होता है बिहेवियर भी एटीट्यूड पर असरअंदाज कर जाता है. लेकिन व्हेन डज, किस सूरत हाल में, कब ये होता है कि आपका जो बिहेवियर है यानी आप जो बाहर से करते हैं वो बाहर वाला अमल आपके अंदर के मौसम पर भी असरअंदाज हो जाए. नंबर 1, now we turn to the more startling idea that behavior determines attitude. यानी जैसा आपका बिहेवियर वैसे ही आपकी एटीट्यूड्स. It's true that we sometimes stand up for what we believe. यानी जो हम अंदर से बिलीव करते हैं हम उसके लिए स्टैंड अप कर लेते हैं, स्टैंड ले लेते हैं, उसके लिए हम खड़े हो जाते हैं, ठीक है. बट it's also true that we come to believe in what we stand up for. यानी पहले में हमने ये सीखा कि जिस चीज में हमारा बिलीफ है हम उसके लिए स्टैंड ले सकते हैं. हमने कहा ये चीज गलत हो रही है, हम उसके लिए प्रोटेस्ट में खड़े हो गए, यानी अमल हमने उसको बिहेवियर में ढाल दिया. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो बिहेवियर होता है आपका यानी जो चीज आप अमल होता है आपका एक्शन होता है, उस एक्शन के अकॉर्डिंगली आप अपने माइंड और हार्ट में फीलिंग्स और थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं. यानी
आपका बिहेवियर पहले बनता है और उसके मुताबिक फिर आपका एटीट्यूड जाके बनता है, यानी योर बिहेवियर चेंज योर एटीट्यूड। नंबर 2, when induced to give spoken or written support to something they doubt, people will often feel and bad about their deceit, यानी when induced to give spoken or written support to something they doubt, यानी किसी चीज को आप अच्छा नहीं समझते, मिसाल के तौर पर कोई रुश्वत है या कोई कोई भी ऐसी चीज जो नेगेटिव है, आप उसको यानी कि अच्छा नहीं समझते, उसके मुतालिक आपको कहा जाता है कि इस पर आपको स्पीच दें। कोई भी वाकया, चलो रुश्वत ना हो या करप्शन ना हो, उसके अलावा भी कोई भी चीज जो जिस पर आप डाउट करते हो, उसके मुतालिक आपको कहा जाए कि आप कोई स्पीच दें या कोई रिटन यानी कोई ऐसे लिखें उस चीज पर। पीपल विल ऑफन फील बैड अबाउट देयर डिसीट, यानी वो थोड़ा सा बेड महसूस करते हैं अगर उनके साथ थोड़ा सा धोखा हो जाए या क्या। Nevertheless, they begin to believe what they are saying, provided they were not bribed or coerced into doing so. बेटा इन 3 लाइनों का माना ये है कि कभी कभी आपको ये कहा जाता है कि फला बात के ऊपर आप कुछ लिखें। अब आपने उसके ऊपर अपनी कोई स्पीच दी या आपने कोई रिटन में ऐसे में आपने लिख लिया, ठीक है। अब उस लिखने के बाद में आपको बताया जाता है भाई ये जिस चीज पर आपने लिखा ये तो ऐसे है ही नहीं, ये करेक्ट है, ये अच्छी चीज है, सही है। अब आप चूंकि अपनी स्पीच दे रहे हैं, अब अगर वो चीज सही हो जाती है यानी अब आपकी स्पीच गलत हो गई, तो आप अपने आप को करेक्ट करने के लिए आप अंदर से उस चीज को फिर सही मानना शुरू कर देते हैं कि नहीं, जैसा पहले मैंने लिखा है चीज बिल्कुल वैसी ही है, आप उसके साथ स्टिक कर जाते हैं। नंबर 3, इन शॉर्ट In short, people tend to adjust their messages to their listeners and having done so, to believe the altered messages. यानी अगर कोई स्पीकर है, आया है हमारी यूनिवर्सिटी में, या कोई भी प्रेजेंटेशन बच्चा देता है क्लास में, वो जो स्पीच देता है, तो एडजस्ट देयर मैसेज टू देयर लिसनर। कभी कभी वो क्या करता है, अपने मैसेज को एडजस्ट करता है, यानी ऑडियंस का मूड देखते हुए अपना मैसेज थोड़ा सा अल्टर कर देता है। अब उसने चूंकि मैसेज को अल्टर कर दिया है, अब उस अल्टर्ड मैसेज का उसके एटीट्यूड पर क्या असर पड़ने वाला है, अब वो अंदर में जो वो भी थोड़ी सी अल्टरेशन बना लेगा कि भाई कोई बात नहीं, ये जो मैंने चीजें थोड़ी अल्टर्ड कर दी है बिहेवियर में, आजकल की जरूरत है, तो वो फिर उसका एटीट्यूड भी थोड़ा सा अल्टर हो जाता है जब वो बाहर अपने बिहेवियर में थोड़ी सी अल्टरेशन दिखाता है। नंबर 4, द एटीट्यूड्स फॉलो। अच्छा, इसका एक मैं आपको यानी लिटरल एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि हमारे मुआशरे में कई तरह की सोच पाई जाती है। एक सोच ये भी होती है कि ख्वातीन को जॉब करनी चाहिए, और एक सोच ये भी होती है कि जॉब नहीं करनी चाहिए, उनको घर पे रहना चाहिए। अब अगर किसी ऐसे बंदे को यानी कि स्पीच के लिए बुलाया जाए जो यानी ये सोचता है कि नहीं, जॉब उनको नहीं करनी चाहिए, अब उसको यानी स्पीच है उसकी सारी औरतों के सामने, लड़कियों के सामने, औरतों के सामने, अब उसको यानी कि अब उनके मुखालिफ बैठकर स्पीच देगा तो उसी वक्त वो यानी क्या कहते हैं कि उनकी तरफ से तालियां तो नहीं बजेंगी बल्कि तनकीद के तीर बरसेंगे। इसीलिए वो बंदा वहां पे स्पीच में क्या करेगा, मैसेज को अल्टर करेगा, मैसेज को चेंज करेगा, उसकी जो सोच है, फीलिंग्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली वो नहीं बात करेगा वहां पे, बल्कि वो जो बात करेगा, नहीं भाई आजकल की जरूरत है, औरत कर सकती है जॉब वगैरह, इस तरह की बातें करेगा। अब इस तरह की बातें करने से उसके अंदर में क्या तब्दीली आएगी, उसके अंदर में ये तब्दीली आएगी कि वो अपने माइंड में और हार्ट में भी थोड़ी चेंजेस लेकर आएगा कि नहीं, आजकल की जरूरत है तो होना चाहिए। यानी पहले बिहेवियर में वो थोड़ा दिखावे के तौर पर कर रहा था कि भाई यहाँ पे माहौल ही ऐसा है तो मुझे इस तरह की बातें थोड़ी सी ऐड करनी चाहिए। तो पहली स्टेज पे वो जो चीज दिखावे के लिए सिर्फ कर रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर में असर कर जाती है, और वो एटीट्यूड और उसका जो एटीट्यूड है, थॉट और फीलिंग्स, वो भी थोड़ा सा अपने बिहेवियर के मुताबिक हो जाती हैं, यानी उस असर को कबूल कर लेती हैं।
यानी कि पहली चीज जो आप बिहेवियर में चाहे दिखावे के तौर पर ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपके एटीट्यूड पर भी असर करना शुरू कर देती है। पॉइंट नंबर 4, द एटीट्यूड्स फॉलो बिहेवियर प्रिंसिपल वर्क्स विद इमोरल एक्ट्स एज वेल। यानी एटीट्यूड्स फॉलो बिहेवियर, जैसा बिहेवियर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आपके बिहेवियर का हो जाना। यानी इमोरल एक्ट्स, जो गलत किस्म के एक्ट्स होते हैं, उनमें भी ये प्रिंसिपल पाया जाता है, एटीट्यूड फॉलो बिहेवियर। वो क्या होता है? evil sometimes results from gradually escalating commitments। यानी एक बंदा जो खराब हो जाता है, एक दिन में खराब नहीं होता, एक दिन में वो करप्ट और डाकू या इस तरह का नहीं बन जाता, बल्कि इंक्रीमेंटल चेंजेस आती रहती है उसके अंदर। ठीक है? अ ट्रिफलिंग इविल एक्ट, सबसे पहले क्या होता है, थोड़ा सा एक छोटा सा एक्ट कर लेता है, गलत काम कर लेता है, थोड़ा सा एक्ट कर लेता है, कैन विटल डाउन वंस मोरल सेंसिटिविटी। यानी उसके अंदर में हर इंसान का जमीर होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जमीर मरता जाता है। जब बाहर से जमीर आपका मरता कैसे है? आपने बाहर से कोई गलत काम किया, आपको जरूरत थी, आपने किसी की चोरी की या स्नेचिंग की, अब काम तो बुरा था, करने से पहले आप थोड़ा सा यानी हिचकिचा रहे थे, यार ये गलत काम है, मैं कैसे करूं कैसे करूं, आपका जमीर आपको रोक रहा था, नहीं ना कर बेटा ना कर, लेकिन आपने किसी मजबूरी की वजह से वो काम कर ही दिया। काम करने के बाद अब आपको खुद को पुरसुकून रखने के लिए अपने आप को तसल्लियां देते हैं कि नहीं यार मैं क्या करूं, लोग हैं इस चीज के डिजर्विंग, वो मदद नहीं करते तो उनसे जबरदस्ती छीना छीना चाना सही है। इस तरह की एक्सप्लेनेशन खुद को देता है। और इस तरह की एक्सप्लेनेशन देने से उसका जमीर कमजोर होता जाता है, वहां से आवाजें निकलना बंद हो जाती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज जो पहले मजबूरन कर रहा था, आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी चाहत बन जाएगी। क्यों? क्योंकि अब अंदर का जो माहौल है, अंदर की जो फीलिंग और थॉट है, वो भी बिल्कुल इस काम के मुतल्लिक बन गई है। तो हमने इस पॉइंट में सीखा कि किस तरह से आप जिस तरह का बिहेवियर करते हैं, उस तरह के एटीट्यूड्स आपके बन जाते हैं। नंबर 5, आफ्टर टेलिंग अ व्हाइट लाई। व्हाइट लाई कहते हैं झूठ, सफेद झूठ। सफेद झूठ यानी आस पास वालों को भी पता हो, सुनने वालों को भी पता हो कि आप झूठ बोल रहे हैं। आफ्टर टेलिंग अ व्हाइट लाई एंड थिंकिंग वेल दैट वाज नॉट सो बैड, द पर्सन में गो ऑन टू टेल अ बिगर लाई। यानी आपने पहले छोटा सा यानी कि सफेद झूठ बोला, उसके बाद आपने खुद को उसके लिए तसल्लियां दी कि भाई इसकी जरूरत थी, कोई मसला नहीं, कोई यानी कि आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अक्सर अक्सर ये लफ्ज जो है ना लोग इस्तेमाल करते हैं खुद को तसल्लियां देने के लिए। जब कभी कोई बंदा बोले भाई आसमान तो नहीं टूट पड़ेगा, यानी वो अपने किसी गलत काम को डिफेंड कर रहा है। और ये जो कहे ना आसमान तो नहीं टूट पड़ेगा, उसका फिर अंदर का माहौल जो जमीर है वो ऑलमोस्ट कत्ल हो चुका होता है, मर जाता है, सो जाता है। फिर अंदर उसके अंदर से मुखालफत नहीं उसकी आती, यानी उस काम की। यानी पहले वो छोटे छोटे झूठ बोलता है, जब उसके अंदर यानी तसल्लियां खुद को देता है तो उसका एटीट्यूड भी फिर वैसा बिहेवियर की तरफ बन जाता है, और फिर वो बड़े बड़े झूठ बोलना शुरू कर देता है। नंबर 6, एक्शंस एंड एटीट्यूड्स फीड ईच अदर। यानी आपके जो एक्शंस और एटीट्यूड्स हैं ये एक दूसरे को फीड करते हैं। यानी आपके एक्शंस का आपके एटीट्यूड पर असर होता है, और आपके एटीट्यूड का आपके एक्शन पर असर होता है। समटाइम्स टू द पॉइंट ऑफ मोरल नंबनेस। मोरल नंबनेस, बेटा मोरल नंबनेस क्या है? यानी आपके सामने कुछ गलत काम हो रहा है, आप उस पर यानी कबूतर की तरह आंखें बंद करके ना देखने का ड्रामा कर रहे हैं, यानी ना सुनने का ड्रामा कर रहे हैं, और आप उस पर कुछ बोल ही नहीं रहे, उस आपके सामने जो गलत बात हो रही है। इसको हम कहते हैं मोरल नंबनेस। द मोर वन हार्म्स another and adjusts one's attitudes, the easier harm doing becomes। यानी जितना आप दूसरे बंदे को हार्म करेंगे, और फिर हार्म करने के बाद आप एडजस्ट वंस एटीट्यूड, आप अपने एटीट्यूड को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि आपके एटीट्यूड इस तरह के नहीं थे, लेकिन आपका जब अमल ऐसा बन गया, एक्शन ऐसा बन गया, बिहेवियर ऐसे बन गए, तो फिर आप अपने एटीट्यूड को भी थोड़ा सा चेंज करके अपने उस बिहेवियर के साथ मुताबिकत में डाल देते हैं, ताकि आप जो है वो बुरा फील ना करें। और फिर इससे क्या होता है, आपके लिए इजी बन जाता है, आप बड़े बड़े
यानी कि गलत काम कर रहे थे। कॉन्शियस इज कोरोटेड, बेटा ये कॉन्शियस कहते हैं जमीर को, इज कोरोटेड यानी आपका कॉन्शियस मर चुका होता है। नंबर 7, इफ मोरल एक्शन फीड्स मोरल एटीट्यूड्स, यानी अगर आप अच्छे काम करते हैं, यानी बाहर से आप अच्छे काम करते हैं, इसका असर क्या होगा, आप बाहर से अच्छे काम करेंगे तो उनका असर आपके अंदर एटीट्यूड पे भी पड़ेगा, वो एटीट्यूड भी अच्छे हो जाएंगे। तो विल पॉजिटिव इंटररेशियल बिहेवियर रिड्यूस रेशियल प्रेजुडाइस, यानी पॉजिटिव इंटररेशियल बिहेवियर, काले और गोरे का अगर उनके दरमियान पॉजिटिव बिहेवियर को प्रमोट कर दिया जाए तो क्या पॉजिटिव बिहेवियर उनके पॉजिटिव अंदर में थोड़ी बदलाव लेकर आएगा। उनके अंदर जो एक दूसरे के खिलाफ बुग्स भरे हुए हैं, मेल है एक दूसरे के खिलाफ, तो ये उसके बादल छट पाएंगे इस तरह के बिहेवियर से। मच एज मैंडेटरी सीट बेल्ट यूज हैज प्रोड्यूस्ड मोर फेवरेबल सीट बेल्ट एटीट्यूड्स, यानी आपको अगर यानी मैंडेटरी किया जाता है कि भाई आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपने सीट बेल्ट बांधना है। पहले पहले क्या करते हैं, आप सिर्फ उनकी इंस्ट्रक्शंस की वजह से बांधते रहते हैं, हाँ भाई मजबूरी है बांधना पड़ेगा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एक इससे जैसी भी आती है कि आप अंदर में भी सोचते हैं नहीं भाई ये लाजमी है इसका पहनना। तो एक चीज जो आप पहले एक यानी कि सिर्फ क्या कहते हैं कि एक फॉर्मेलिटी के लिए पहन रहे थे कि भाई चलो देखेंगे मोटर वाले तो हमें पकड़ लेंगे, लेकिन बाद में आपको इसकी आदत हो जाती है और आप उसको अंदर से भी अच्छा समझने जाते हैं या कि यार ये जो ना हमारा अपना प्रोटेक्शन है, हमें ये जो सीट बेल्ट है वो बांधना चाहिए। तो आपने पहले जो बिहेवियर फॉर्मेलिटी के तौर पर आपका बिहेवियर था, अब वो आपके एटीट्यूड पर भी असर कर गया। नंबर 8, that was part of social scientist testimony before the US Supreme Court in 1954 decision to desegregate schools। बेटा 1954 का केस आपको याद होगा अमेरिका में, जिसने काले लोगों की किस्मत जगा दी थी। 1954 से पहले अमेरिका में सेग्रीगेशन लॉ हुआ करते थे, यानी काले का अलग सिस्टम, गोरे का अलग सिस्टम, होटल, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज अलग अलग हुआ करती थी इन लोगों की। तो 1954 में सुप्रीम कोर्ट में यानी कि ये केस आया कि ये गलत चीज है, इसको हटा दिया जाए। तो फिर 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को गैर कानूनी करार दिया था और फिर दोनों के लिए एक ही सिस्टम बन गया था। तो इस केस में एक सोशल साइंटिस्ट की यानी गवाही ली गई थी। एक सोशल साइंटिस्ट को बुलाया गया था कि भाई आप जो है ये रेशियल एटीट्यूड्स के ऊपर थोड़ी गवाही देके इसके लिए क्या करना चाहिए। उसके देयर आर्ग्यूमेंट रेन लाइक दिस। अब अच्छा उस बंदे का क्या था, ये जो सोशल साइंटिस्ट को बुलाया गया था, एक नहीं था काफी थे, उनकी उनकी एक ओपिनियन क्या थी। वो कह रहे थे इफ वी वेट फॉर द हर्ट टू चेंज, अगर हम इंतजार करें कि उनके दिल एक दूसरे के लिए बदल जाएंगे तो फिर हम इस तरह के लॉज लेकर आएंगे। थ्रू प्रीचिंग एंड टीचिंग, यानी प्रीचिंग यानी लोगों पर तबलीग करें कि भाई काले गोरे बराबर हैं, खुदा के लिए एक एक जैसे बन जाओ, इस तरह की तबलीग। और स्कूलों में टीचिंग यानी कहना कि भाई तुम सारे लोग बराबर है। उसने कहा इसके लिए हम छोड़ देंगे अगर कि भाई जब ये सारे लोग सुधर जाएंगे फिर इनमें बराबरी आ जाएगी। वी विल वेट अ लॉन्ग टाइम फॉर रेशियल जस्टिस। उसने कहा फिर हमको बहुत बड़ा इंतजार करना पड़ेगा रेशियल जस्टिस के लिए। अच्छा बट इफ वी लेजिस्लेट मोरल एक्शन, लेकिन अगर हम लेजिस्लेशन जो है वो अभी से बना लें, यानी अभी से बना लें कि भाई सफेद जो है उसको सया बंदे से जो है वो नहीं करनी है नफरत, एक दूसरे के साथ बैठना है, स्कूल में बैठना है, हॉस्पिटल में बैठना है, आर्मी में एक साथ रहना है, इस तरह के अगर हम कानून बना जाएं, वी कैन, हम कर सकते हैं अंडर द राइट कंडीशन इन डायरेक्टली अफेक्ट हर्ट फेल्ड एटीट्यूड्स। उसने कहा अगर हम अभी से कानून बना लेंगे, अगर हम एंटी रेशियल लॉ बना लेंगे अभी से, तो कुछ ही वक्त के बाद इनडायरेक्टली दोनों तरफ की जो दिलें हैं उन पर असर पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इन 3 लाइनों की माना क्या है उर्दू में मैं आप लोगों को बता लेता हूँ। सिंपली इन लोगों का ये मानना था कि आप लोग जो है इस चीज का इंतजार ना करें कि दोनों के एटीट्यूड्स एक दूसरे के लिए पॉजिटिव हो जाएं थ्रू द टीचिंग एंड प्रीचिंग। उसने कहा ये जो तबलीग है और तालीम है इसके जरिए ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं है और एक दूसरे को कभी
नहीं कर पाएंगे, कबूल ही नहीं कर पाएंगे ये जो सफेद लोग हैं काले लोगों को। इसीलिए आप लोग जबरदस्ती लॉ बनाएं, कानून बनाएं कि ना सफेद जो है वो यानी दोनों का जो एक ही सिस्टम होगा, जो सफेद सफेद फार्म है उनको यानी कि कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। इस तरह का कानून बनाएंगे तो इस कानून का फिजिकल जो मौजूदगी होगी और फिर लोगों को पनिश करेंगे अगर वो इस तरह से बिहेव नहीं करेंगे, इस तरह के एक्शन नहीं करेंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों का उनकी दिलों पर भी असर पड़ ही जाएगा। यानी बिहेवियर विल चेंज देयर एटीट्यूड ऑटोमेटिकली। लास्ट कॉन्सेप्ट बेटा, लास्ट कॉन्सेप्ट, व्हाई डज अवर बिहेवियर अफेक्ट अवर एटीट्यूड। यानी आपका बिहेवियर जो है आपके एटीट्यूड पर असरअंदाज क्यों होता है, क्यों आपके एटीट्यूड को चेंज कर लेता है। Number one, self-presentation theory assumes that for strategic reasons we express attitudes that make us appear consistent. एक बेटा थ्योरी है, इसको हम कहते हैं सेल्फ प्रेजेंटेशन थ्योरी। सेल्फ प्रेजेंटेशन थ्योरी का मानना है कि स्ट्रेटेजिक रीजन यानी हालात की वजह से हमें कुछ समझौता करना पड़ जाता है, जिस वजह से हम अपने एटीट्यूड्स को भी बिहेवियर की तरह ही बना लेते हैं। ये कहती है सेल्फ प्रेजेंटेशन थ्योरी। जिस तरह से आप पेपर आ जाता है आपके सामने, पेपर तो बड़ा मुश्किल है, अब आप क्या करते हैं, अब आप किसी और फ्रेंड से चीटिंग करते हैं, उससे कॉपी करते हैं, फिर आप अपने आप को ये कहकर मुतमईन करते हैं भाई अब ये कसूर नहीं है तेरा, टीचर ने पढ़ाई नहीं था, अब तू क्या करेगा, कोई मसला नहीं, ये कोई बड़ा नहीं है, इस चीज पर आपकी कोई भी पकड़ नहीं होगी, इस तरह की तसल्लियां देते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक रीजन हैं जिन वजह से आप अपने अंदर को अपने बाहर की तरह यानी मुताबिकत रखकर उसको थोड़ा सुकून में डाल देते हैं। नंबर टू, नो वन वांट्स टू लुक फुलिशली इनकंसिस्टेंट। यानी कोई भी बंदा इनकंसिस्टेंट नहीं दिखना चाहता। इनकंसिस्टेंट क्या है, यानी अंदर से एक बाहर से दूसरा। अब एक बच्चा है क्लास में बड़ी जज्बाती तकरीर कर जाए स्मोकिंग के खिलाफ, स्मोकिंग ये चीज है, बुरी है, ये है, वो है, तकरीर के बाद वो बस थोड़ा बाहर जाए और गेट के बाहर ही स्मोकिंग करना शुरू कर दे, सारे लोग हंसेंगे उस पर, भाई अभी तुमने तकरीर में क्या कहा था। तो कोई भी बंदा इस तरह दिखना नहीं चाहेगा, तो फिर वो क्या करता है, टू अवॉइड सीमिंग सो, उस तरह से फुलिश दिखने के यानी इस चीज से बचने के लिए वी एक्सप्रेस एटीट्यूड्स दैट मैच अवर एक्शंस। यानी हम ऐसे एटीट्यूड्स एक्सप्रेस करते हैं जो हमारे एक्शंस को मैच करते हैं, उसके मुताबिक उससे मुताबिकत रखते हैं। तो अपीयर कंसिस्टेंट यानी कंसिस्टेंट रहने के लिए, अंदर और बाहर एक जैसा दिखने के लिए, वी में प्रीटेंड दोज एटीट्यूड्स, हम क्या करते हैं, प्रीटेंड। प्रीटेंड यानी दिखावा या इस तरह का, यानी कि बहाने के तौर पर या अदाकारी करें उन चीजों की, एटीट्यूड्स, उस तरह के एटीट्यूड्स को प्रीटेंड करें। even if that means displaying a little insincerity or hypocrisy, it can pay off in managing the impressions we are making। यानी कि इस तरह की थोड़ी सी आपको इनसिंसियरिटी दिखानी पड़ती है अपने एटीट्यूड्स में, ताकि आप जो है अपने इंप्रेशंस को मैनेज कर सकें। नंबर थ्री, डज आवर फेनिंग कंसिस्टेंसी, फेन बेटा फेन किसको कहते हैं, फेन कहते हैं आप यूं समझ सकते हैं दिखावा करना या अदाकारी करना। फॉर एग्जाम्पल एक यानी कि आपने देखा होगा अक्सर औकात बच्चा जो है वो जागा पड़ा है लेकिन बाप आता है तो वो आंखें बंद करके सोने का यानी बहाना या ढंग कर लेता है, तो ये फेन कर रहा है, ठीक है ना। या एक बच्चा है अब वो बीमार भी नहीं है लेकिन उसको स्कूल जाना नहीं है, वो पेट पकड़ कर बैठ जाएगा जमीन पर, मुंह अपना वैसा बना लेगा बीमारों की तरह, बाप बेचारा परेशान हो जाएगा, बेटा बेटा आप सो जाओ, अब वो बेचारा सोएगा, अब उसको कुछ भी नहीं है, यानी फालतू में उसने पेट पर हाथ रखकर पकड़ रखा है, ये फेनिंग कर रहा है। तो फेनिंग कंसिस्टेंसी यानी जैसा मैं अंदर हूं वैसा जैसा मैं अंदर हूं वैसा ही मैं बाहर हूं, इस तरह की फेनिंग करना। एक्सप्लेन व्हाई एक्सप्रेस एटीट्यूड शिफ्ट टुवर्ड कंसिस्टेंसी विद बिहेवियर। यही वजह है कि हमारे एटीट्यूड्स हैं वो शिफ्ट कर जाते हैं और हमारे एटीट्यूड्स हमारे बिहेवियर की तरह बन जाते हैं। नंबर फोर, one theory is that our attitudes change because
वी आर मोटिवेटेड टू मेंटेन कंसिस्टेंसी अमंग अवर कॉग्निशन। अच्छा बेटा, लियोन फेस्टिंजर की एक यानी थ्योरी है कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी जब आप बाहर बिहेवियर आपका एक होता है और वो बिहेवियर आपका डिफरेंट होता है आपके एटीट्यूड से, आपके एटीट्यूड से डिफरेंट होता है। अच्छा फॉर एग्जांपल आपके एटीट्यूड है कि कमजोर की मदद करनी चाहिए, लेकिन अभी आप देख रहे हैं गैंगवार के लोग हैं 7-8 हैं, एक बेचारे ठेले वाले को पकड़ कर मार रहे हैं, उनके पास गन है, अब आप उनके सामने हैं। अब आप आपका एटीट्यूड तो ये कहता है उस मजलूम की मदद करो, लेकिन माहौल बताता है कि नहीं भाई बेवकूफ मत बनो, उनके पास गन है वो तुम्हें मार डालेंगे, इसीलिए आप क्या करते हैं वहां पे चुपके से खड़े होते हैं। अब ये आपका बिहेवियर है चुपके से खड़े हो जाना, और आपका एटीट्यूड क्या था, कमजोर की मदद करना। अब खड़े होने के बाद आपके अंदर में थोड़ी सी यानी कि जुर्म, आपका जमीर आपको पिंच करेगा, ये तूने क्या किया, उसकी मदद क्यों ना की। अब आप जो है अंदर से खुद को तसल्लियां देंगे, नहीं भाई ये बेवकूफी वाली बात होती है, अगर मैं उनके दरमियान में पड़ जाता। तो आहिस्ता आहिस्ता आप आपका एटीट्यूड भी उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा कि ऐसी सिचुएशन में नहीं पढ़ना चाहिए बंदे को। तो आपके एटीट्यूड पहले क्या थे और अब आपके इस एक्शन की वजह से, इस पैसिव बिहेवियर की वजह से आपके एटीट्यूड में भी चेंज आ गई, बदलाव आ गया। ये क्यों आ गया, कॉग्निटिव डिसोनेंस की वजह से। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है बेटा, कॉग्निटिव डिसोनेंस इज अ फीलिंग्स ऑफ डिस्कम्फर्ट, the feelings of discomfort that you feel whenever your behavior is different than your attitude. When your behavior is different than from your attitude, then some feelings of discomfort is generated inside your heart and mind. Then in order to raise that feelings of discomfort, you create explanations which are consistent with the behavior. यानी आप जो है जब आपका बिहेवियर आपके एटीट्यूड के बिल्कुल मुखालिफ होता है, तो आपका एटीट्यूड अंदर से पिंच करना शुरू कर देता है कि ये तूने क्या किया, ये तो आपने गलत काम कर दिया। अब इस डिस्कम्फर्ट को यानी रेस्ट करने के लिए, खामोश करने के लिए आप अपने एटीट्यूड को भी बिहेवियर जैसा बना देते हैं कि नहीं भाई इस चीज की जरूरत है। जब आपका एटीट्यूड बिहेवियर जैसा बन गया तो अंदर से कोई डिस्कम्फर्ट नहीं, फिर आप सुकून में आ गए। तो आप अपने आप को सुकून में लाने के लिए आपके जो एटीट्यूड पहले बिहेवियर से अलग वाले थे, अब आपने क्या किया, अपने एटीट्यूड को भी चेंज करके बिहेवियर के मुताबिक आपने वो रख लिए। अब आपके अंदर कोई भी डिस्कम्फर्ट है ही नहीं। नंबर 5, इसको कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। नंबर 5, इट अज्यूम्स दैट वी फील टेंशन और लेक ऑफ हार्मनी, यानी अंदर में हार्मनी नहीं होती, दो चीजें एक जैसी नहीं हो रही होती हैं, जिसकी वजह से डिसोनेंस है। When two simultaneously accessible thoughts or beliefs are psychologically inconsistent, यानी एक जैसे नहीं है, अंदर और बाहर वाली दो मुख्तलिफ सिचुएशंस बन गई हैं। नंबर 6, बिग डिसीजंस कैन प्रोड्यूस बिग डिसोनेंस। जो आपके बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं तो वो क्या करते हैं, बिग डिसोनेंस, डिसोनेंस यानी डिस्कम्फर्ट, आपके अंदर में बड़ी डिस्कम्फर्ट पैदा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने करप्शन की, 10 लाख रुपए किसी से रिश्वत ले ली, अब वो आपको सुकून से सोने नहीं देंगे कुछ दिनों के लिए। When one later ponders the negative aspects of what is chosen and the positive aspects of what was not chosen, यानी बाद में जब वो बंदा डिलिब्रेट करता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, तो फिर अपने आप को तसल्लियां देता है, यानी कि तसल्लियां देकर उस कंफर्ट को यानी कि वो खत्म कर देता है, मार देता है। लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज लेक्चर, वंस मेड, एक बार अगर कोई चीज हो जाए, डिसीजंस ग्रो देयर ओन सेल्फ जस्टिफाइंग लेक्स ऑफ सपोर्ट, यानी एक बार आप गलत भी फैसला ले लें, आप गलत भी फैसला ले लें, तो गलत फैसले के बाद क्या होता है, अंदर में थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट पैदा होती है, मैंने क्या कर दिया। लेकिन फिर क्या होता है, आप उस फैसले को सही साबित करने के लिए मुख्तलिफ जस्टिफिकेशंस जो है वो निकालना शुरू कर देते हैं। Often these new legs are strong enough that when one leg is pulled away, perhaps the original one, as in the Iraq war case, the decision does not collapse. यानी आपने एक बार बहुत बड़ा फैसला ले लिया कि हमें अमेरिका को इराक पर जंग करनी है, और उसके बाद आपने आपने खुद को बताया कि भाई ये जिस वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए हमने हमला किया वो तो मिली नहीं। उसके बाद अब ये तो नहीं कहते भाई हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये तो मुल्क करते ही नहीं है, अमेरिका जैसा मुल्क तो ये चीज मानने के लिए तैयार ही नहीं है, उसका अपना इमेज गिर जाएगा, उसको फिर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। अब क्या क्या उन लोगों ने नए नए यानी कि सबब बनाना शुरू कर दिए, सिर्फ यही नहीं और भी असबाब थे, तो बहुत सारे असबाब उन्होंने खड़े करके अपने उस डिसीजन को राइट साबित करने की कोशिश की।
तो बिल्कुल ऐसा हम भी करते हैं। हम जो बिहेवियर करते हैं, एक्शन लेते हैं, उन एक्शन को सही साबित करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर अपने अंदर में कुछ एडजस्टमेंट्स लाते हैं और अपने एटीट्यूड को कोशिश करके अपने बिहेवियर की तरह बनाने की कोशिश करते हैं। तो बेटा ये था आज का लेक्चर, और अल्लाह के फजल करम से हमने 2 सेशंस में इसको हमने ख़त्म कर दिया है। तो इंशाल्लाह आखिरी मिनट चल रहा है तो किसी भी वक्त ये बंद हो जाएगा। इंशाल्लाह वी विल सी इन नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह on Monday for session 10 and 11. Allah Hafiz.